वेलकम स्टूडेंट, मैं संजीव सर फिजिक्स ट्यूनर से। लास्ट वीडियो में चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के अंडर जो टॉपिक मैंने कवर किए थे वो हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंडर मैंने बताया था कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर वन, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मीन्स सभी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर, वेक्टर एंड रेशो के फॉर्मेट में आप डिवाइड कर सकते हैं। और या अथवा सभी फिजिकल क्वांटिटीज को देयर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, मीन्स म्यूचुअली भी एक दूसरे पर किस प्रकार डिपेंड है, उनको आप तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैंने बताई थी 7 प्रकार की हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंडर आपके दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, इनकी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी और डेफिनेशन ऑफ एक 1 स्टेरेडियन की क्या है और इसी पर बेस न्यूमेरिकल, ये लास्ट टॉपिक में मैंने कवर किए थे। नाउ वी मूव टू ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री, मतलब फंडामेंटल सप्लीमेंट्री के एक्सक्लूड करके जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी की सभी जो है आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ है। लेंथ तो आपके पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ही, लेकिन ब्रेथ भी जो है वो आपकी लेंथ टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो इट मीन्स अगर आप इसको लिखना चाहें तो लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं। इट मीन्स एरिया जो है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ही प्रोडक्ट है। ये दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? लेंथ है मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर आप बात करें तो लेंथ तो आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, ब्रेथ भी लेंथ टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल इन द नेचर, और हाइट भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ टाइप की। तो इट मीन्स 3 लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करें तब वॉल्यूम मिलता है। तो इट मीन्स ये क्या है? वॉल्यूम आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई, बिकॉज ये आपका 3 डिफरेंट टाइप की नहीं, एक ही टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अगर आप लें स्पीड और वेलोसिटी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V से। ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये लेंथ टाइप की ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम ये तो फंडामेंटल है ही। इट मीन्स वेलोसिटी जो कि एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में आपने रिप्रेजेंट की। अब आप ले लें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मीन्स जितने टाइम में वेलोसिटी का चेंज हुआ है, ये मीनिंग हुआ। तो इट मीन्स वी फाइनल, अगर हम फाइनल वेलोसिटी कहें और इनिशियल वेलोसिटी, इनके डिफरेंस को आप कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल, फाइनल जो है आपके पास जो भी टाइम है और इनिशियल टाइम, इसका डिफरेंस। यदि आप 2 फिजिकल क्वांटिटी जो सेम ही नेचर की है या कहीं सेम ही टाइप की है, डिफरेंस करके वो आपका उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। मान लीजिए इसको डेल्टा भी रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम का डिफरेंस भी तो टाइम ही होगा, तो डेल्टा टी कर दिया। तो इट मीन्स ये वेलोसिटी चेंज और ये टाइम चेंज। अब वेलोसिटी अभी आपने लिखी थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, कि वो डिफरेंस जो है डिस्टेंस का कितने टाइम में हुआ, और डिनोमिनेटर में है डेल्टा टी टाइम डिफरेंस। तो इट मीन्स दिस कम्स आउट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर। डेल्टा एस क्या हुआ? डेल्टा एस मीन्स डिफरेंस इन लेंथ, तो लेंथ टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो इट मीन्स ये आपका पास में जो है लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है डेल्टा एस। और टाइम आपका डेल्टा टी भी, डेल्टा टी क्या है? टाइम जैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए कि एक्सेलरेशन जो आई है आपके पास में वो 2 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज का रेशो है, एक तरीके से लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर।
Now, density, as we know, expressed as mass upon volume. मास क्या है आपके पास? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वॉल्यूम अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में मैंने बताया था, ये वॉल्यूम क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स थ्री सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपका लेंथ की इक्विवेलेंट है। ओके, तो इट मीन्स कि मास एक आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुई, वॉल्यूम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ टाइप की है। तो आप लिख सकते हैं मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट ब्रेथ और हाइट भी लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास अपॉन लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं आप इसे। ओके, तो इट मीन्स डेंसिटी भी जो है आपने एक्सप्रेस कर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही फॉर्मेट में। तो मीन्स डेंसिटी आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। नेक्स्ट मोमेंटम, आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को आप लिखते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये, और वेलोसिटी को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट और अ डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपका लेंथ टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं मास टाइम्स लेंथ अपॉन टाइम। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये रही तीनों। तो इट मीन्स जो है मोमेंटम को भी जो है आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ फोर्स, अब देखिए इसे भी आप कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोर्स क्या है? मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में रिप्रेजेंट की थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में। ये रही एक्सीलरेशन, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, देन मास मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो दिस इज फोर्स भी आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दी। अगेन ओके, नेक्स्ट वर्क को ले लेते हैं कि आप इसको किस प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो अभी जस्ट आपने राइट साइड पे ये एक्सप्रेस किया इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसी नंबर को यहाँ फीड कर लेते हैं। तो मास टाइम्स लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, ये तो फोर्स हुआ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो लेंथ टाइप की क्वांटिटी है, तो ठीक है लेंथ लिख दिया आपने इसे। तो देन दिस इज मास टाइम्स लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अगेन आपने एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मींस वर्क को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो सभी क्वांटिटी जिसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इन दो को एक्सक्लूड कर दें तो देन जो रिमेनिंग आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, मींस जिनको कि हम इन फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क को आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स तो अभी भी आपने ऊपर एक्सप्रेस किया है, ये रहे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में। इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं, तो मास टाइम्स लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट आगे के चैप्टर में जब आएगा तब एक्सप्रेस करेंगे, फिलहाल डिस्टेंस है ये। और डिस्टेंस क्या है? लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो लेंथ लिख लिया आपने। तो दिस मीन्स दिस इज अ मास टाइम्स लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये टॉर्क है।
ओके, अगर आप टॉर्क की कंपैरिजन वर्क से करें यहाँ, तो आपको दिखाई देगा कि फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, मास लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। वो यहाँ भी मास लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, बट इनमें जो डिफरेंस है वो आगे के चैप्टर में जब आएगा वो मैं एक्सप्रेस करूंगा उसको। बट एट दिस टाइम ये दोनों जो हैं आपकी सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मुझे प्रतीत हो रही हैं। बट क्या डिफरेंस है एक्चुअल में दोनों में, जब भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। अभी तक हमने जितनी थ्योरी कवर की है, अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम टारगेट करते हैं, सो दैट थ्योरी जो है वो कुछ और क्लियर हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इज फीवर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी की क्या थी कि क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, वे फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, और with the help of which we can explain the laws of a physics। तो it means या तो मेजर की जा सके या जिनकी हेल्प से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं फीवर की। तो फीवर क्या है? फीवर एक्चुअली में एक कंडीशन है बॉडी की। फीवर इज ए कंडीशन ऑफ ए बॉडी, इमोशन कह सकते हैं आप इसको। और इमेजर किस तरीके से की जाती है, यदि किसी बॉडी में फीवर है तो देन उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ हाई होगा। और नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का किसी का क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, ये है 98.6 फ़ारेनहाइट एक ह्यूमन बॉडी का। तो आपने क्या मेजर करेंगे? टेम्परेचर मेजर करते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्रेटर देन 98.6 फ़ारेनहाइट, देन क्या कहेंगे? फीवर कहेंगे उसको। इट मींस टेम्परेचर इंडिकेशन है फीवर का। ओके, तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, not the fever. Temperature is physical quantity, not fever. Okay, now next question is blood pressure is a physical quantity? तो again, यदि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है तो देन ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, या किसी जो है लॉज ऑफ फिजिक्स को जो है विद द हेल्प ऑफ दिस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देन दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बट एक जनरल रूल पहले हम एक्सप्लेन कर लें। यदि किसी ट्यूब से कोई लिक्विड फ्लो करता है तो देन वो लिक्विड ऑलवेज उस ट्यूब की सरफेसेस पर, वॉल्स पर प्रेशर ऑलवेज अप्लाई करता। मीन्स ट्यूब हो, पाइप हो, ब्लड वेसल्स हो, इसी के थ्रू भी अगर लिक्विड फ्लो करेगा तो देन वो लिक्विड उन ट्यूब या पाइप की जो सरफेस होगी उस पर ऑलवेज प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर फ्लो करने वाला लिक्विड वाटर है तो देन इट विल बी वाटर प्रेशर होगा। अगर फ्लो होने वाला लिक्विड ब्लड है तो देन इट विल बी ब्लड प्रेशर। और यदि फ्लो होने वाला लिक्विड ऑयल है ट्यूब से तो देन इट विल बी ऑयल प्रेशर। तो इट मीन्स the pressure is the common thing to all the liquids. It means oil pressure, water pressure और blood pressure। तो इन तीनों में प्रेशर या और इसी तरीके से कोई भी लिक्विड हो तो प्रेशर इज द कॉमन थिंग, ये कॉमन। तो इट मीन्स द प्रेशर इज फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये तो आपका लिक्विड को इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रेशर जनरेट कर रहा है किसी ट्यूब में। ऑयल हो सकता है, वाटर, ब्लड, कोई अनदर लिक्विड जो भी आपके उस क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? नो, दिस इज ए सप्लीमेंट्री। मैंने पीछे थ्योरी में बताया था ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, नॉट द फंडामेंटल। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल? इस क्वेश्चन को आप अगर लास्ट मेरा जो है वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिले। नो, हाउ मच सॉलिड एंगल विल बी सबटेंडेड बाय ए क्वार्टर स्फेरिकल सॉलिड हो या होलो हो। तो सॉलिड ऑब्लिक शेल एट इट्स सेंटर, तो ये आपको क्वार्टर स्फेरिकल सेल समझ सकते हैं, सॉलिड जो भी समझना चाहें आप इसको, ये सेंटर है। तो देन ये सरफेस जो इसकी बैक सरफेस है, ये इस पर कितना सॉलिड एंगल परफॉर्म करेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन क्या था? ओमेगा इक्वल्स टू DA अपॉन R स्क्वायर। रेडियस हमने इसकी स्फेरिकल सेल की या सॉलिड की
अज्यूम कर ली कि वो स्मॉल आर, ओके। तो देन डी ए फुल सॉलिड स्फीयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्वार्टर पार्ट है तो इट मीन्स डिवाइड कर सकते हैं 4 से, देन अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो दिस कम्स आउट पाई स्टे रेडियन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय 1/3 आर्क ऑफ द सर्किल एट इट्स सेंटर। तो ये आपका 1/3 सर्किल, इट मीन्स ये एंगल आपके पास थीटा विल बी इक्वल टू कंप्लीट सर्किल अपने सेंटर पर सबटेंड करता है 360 डिग्री। तो 3 पार्ट करें इसके तो 120 डिग्री, ओके। कन्वर्ट करें तो 2 पाई बाई 3 इन रेडियन फॉर्मेट में, ओके। देन दिस विल बी द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। ये तो एक वे हो गया। अब दूसरा वे भी कर सकते हैं, तो सिंपल वे में निकाल लिया कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, प्लेन एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि हमने अज्यूम कर ली आर है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक। तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर के इक्वल, 1/3 पार्ट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करके मिल जाएगा आपको, एंड देन रेडियस ऑफ ए सर्कुलर आर्क इज आर, तो आर से आर कैंसिल आउट हुआ, ये आया आपके पास 2 पाई बाई 3। तो आप चाहे इस वे में कीजिए इसको या इस वे में, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ कंप्लीट्स 1 राउंड अराउंड इट्स एक्सिस इन 1 डे, मींस अर्थ अपनी एक्सिस पर, अगर ये हम अर्थ अज्यूम कर लें, देन ये अपनी एक्सिस पर 1 डे में जो है राउंड कंप्लीट करती है। तो ये जानना चाहता है कि जो 1 डे आप लिख रहे हैं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और अ नॉट। अब ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 डे जो है वो इक्विवेलेंट टू है आपका 24 आवर्स, और इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 3600, तो 86400 सेकेंड्स। तो ये है आपके पास 1 डे। तो 1 डे अगर आप टाइम के रेफरेंस में मेजर करें तो वो 86400 सेकेंड के इक्विवेलेंट है। तो इट मीन्स टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मेजरेबल क्या चीज हो रही है, मेजरिंग हो रही है सेकंड्स में, आवर्स में या मिनट्स में। तो टाइम इज मेजरेबल, टाइम इज मेजर्ड, ठीक है। तो इसलिए टाइम आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी, 1 डे इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इन बिलो फिगर आपको कैलकुलेट करना है प्लेन एंगल सबटेंडेड बाई द बिलो फिगर्स रेस्पेक्टिव एट देयर सेंटर। तो आपका फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका सेंटर हमने अज्यूम कर लिया है, ये लोकेशन सेंटर वो अज्यूम कर लिया। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये कितना एंगल यहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो डिफॉल्ट बेसिक जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्लेन एंगल और एंगल इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। तो ये आपको देखना, तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये सेमी सर्कुलर आर्क है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो देन लेंथ ऑफ इस सेमी सर्कुलर आर्क की क्या होगी, इक्वल्स टू कंप्लीट सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, तो सेमी सर्किल की होगी इसका हाफ, एंड देन डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ आर इक्वल्स टू आर है, तो कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो दिस कम्स आउट पाई रेडियन। ध्यान रखना प्लेन एंगल है तो रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे आप इसे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय दिस 3/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क। ये 3/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क है और इसका सेंटर जो है आपने अज्यूम कर लिया ये लोकेशन O पॉइंट पर। ये 3/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क या कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है वो आपको कैलकुलेट कर, ठीक है। अगेन फॉर्मूला, प्लेन एंगल और अ थीटा विल बी लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, या सर्कुलर आर्क भी कह सकते हैं, ओके। तो कंप्लीट अगर ये सर्कल होता इन दैट केस सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, लेकिन
ये क्या है, कंप्लीट सरकमफ्रेंस का 3/4 पार्ट है। ओके, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी 3/4 ऑफ अ कंप्लीट सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कुलर आर्क, इट मींस आर। ये आपने इससे कैंसिल आउट किया, दिस इज 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 3π/2 रेडियन। पॉइंट प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय स्क्वायर फ्रेम एट इट्स सेंटर। ओके, अज्यूम कर लेते हैं सेंटर O है। ओके, तो ये स्क्वायर फ्रेम, इट मींस इसकी 4 साइड्स हैं, ये सब मिलकर के कितना एंगल यहाँ सबटेंड करेंगे एट इट सेंटर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि ये चारों मिलकर के साइड्स ऑफ स्क्वायर कितना एंगल इस पर परफॉर्म करेंगे, बट मैं इसको बेसिक से ही ट्राई करना चाहता हूँ। जो आपका एंगल का फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगल एट सेंटर अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ना तो यहाँ कोई मुझे आर्क शो हो रहा है ना कोई रेडियस शो हो रही है, बिकॉज आर्क की लोकेशन पर जो है आपका यहाँ क्या साइड ऑफ स्क्वायर फ्रेम है, ये तो आर्क नहीं अज्यूम कर सकते ना हम। तो रेडियस के नाम पे क्या है कि ये फ्रेम के एंडिंग से सेंटर तक की डिस्टेंसेज है। ओके, ये आपकी O2, मान लीजिए ये P है तो OP, OQ, OR, OS, अगर ये बीच में मानने लगे तो L, OL, OM, ON एंड देन को K मानते हैं। ओके, तो समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप आर्क लेंथ के नाम पे OM लें तो ये डिफरेंट है। हाँ, OP इक्वल्स टू OQ है, बट तो कौन सा लें, OM की OQ या OP या ON, नथिंग, कुछ नहीं कह सकते हम। रेडियस के नाम पे कौन सा लें। ओके, लेंथ ऑफ ए आर्क, अब यहाँ तो आर्क नहीं है, यहाँ तो साइड्स हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका जो ये साइड RQ है, ये एक एंगल यहाँ θ1 परफॉर्म कर रहा है, ये PQ साइड θ2 एंगल है। हाँ, आप जानते हैं कि ये इनकी वैल्यूज आपको आइडिया है, ब्रिलियंट स्टूडेंट आप, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक अननोन, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसकी तरह से मैं इसको क्वेश्चन को ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, तो PS है, ये θ3 एंगल हो गया, एंड देन RS है तो दिस बिकम्स अ θ4 एंगल। हाँ, ये θ1, θ2, θ3, θ4 आप इमीडिएटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आइडिया है कितना एंगल है, बट मैं इसको एज ए अननोन मान के चल रहा हूँ। ये कैलकुलेट करना कितना एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है। ओके, तो टू कैलकुलेट दिस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने मॉडिफाई करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जो है इसको अज्यूम करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ये इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ θ1, θ2, θ3 और θ4 का एडिशन आपको कैलकुलेट करना, तो हमने अपनी तरफ से जो है इस स्क्वायर फ्रेम के इनसाइड एक इस तरीके से एक सर्कल जनरेट कर लिया सिमेट्रिकली, एट प्रेजेंट सिमेट्रिकली। ओके, अब इसका क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कि जो आपकी साइड RQ यहाँ पर कोई θ1 एंगल परफॉर्म कर रही है, हाँ, सेंटर ऑफ ए स्क्वायर फ्रेम पर, तो ये आर्क भी अगर आप कहें तो दिस आर्क, ये आर्क ये तो वही एंगल सेम परफॉर्म कर रहा है यहाँ θ1। हाँ, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये कितनी, इसकी रेडियस को अगर मैं सर्कल की R मान लू, कैपिटल R, तो देन दिस विल बी पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 है, 2πr/4। ओके, इसी वे में QP साइड ऑफ ए स्क्वायर जो सेंटर पे सबटेंड कर एंगल, वही तो ये साइड भी सबटेंड कर रही है। ये आर्क, इसको क्या आप कह सकते हैं, ये आर्क जो है इस सर्किल का, वो भी तो सेम ही एंगल θ2 परफॉर्म कर रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। इन द सिमिलर वे PS के लिए भी मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर आप इस पार्ट को लें सर्किल के, तो देन इसके द्वारा एंगल यहाँ पर θ3 है और ये भी θ3 परफॉर्म करता है, इन द सेम वे यही कह सकता हूँ। तो इट मींस मैं स्क्वायर फ्रेम को रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो क्योंकि जो एंगल ये परफॉर्म कर रहे हैं वही ये आपके 4 आर्क जो इस सर्किल के बन रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन सिंपल हुआ कि लेंथ ऑफ आर्क रेस्पॉन्सिबल, तो आर्क हमारे पास 4 है, या कहें उन चारों मिलकर के ये सर्किल बना रहे हैं, तो टोटल आर्क रेडियस हो गई हमारे पास 2πr, एंड देन रेडियस वो R है ये, तो R से R कैंसिल आउट हुआ, 2π रेडियन विल बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। तो हमने इस स्क्वायर फ्रेम को रिप्लेस किया इस सर्किल से। अब इस सर्किल की हमें सरकमफ्रेंस पता है, तो इसकी रेडियस भी सेम ही होगी, चाहे आप कहीं से भी कंसीडर करो। इन सेंटर से जो है इसके सरकमफ्रेंस तक ट्रेवल करें तो वो ईच एंड एवरी टाइम रेडियस ऑफ ए सर्किल आएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा।
स्क्वायर फ्रेम और ये सर्किल सेम ही एंगल परफॉर्म कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। नाउ फाइंड प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय रेक्टेंगुलर फ्रेम एट इट्स सेंटर। अगेन सेम, अगर आप इसको ओ, ये पी क्यू आर और एस अज्यूम करें, ठीक, तो देन ओके यहाँ से ये लेंथ वगैरह तो सेम है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा, ओ आर और ओ एस चारों ये सेम है, बट हाँ ये डिस्टेंसेस डिफर होगी। अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर लेने लगे, इसको ओ को कनेक्ट करें, मान लीजिए कि दिस इज एल, एल से ओ को एम एन एंड देन ये के, तो आई थिंक ये डिफर है कौन से, ओ के ओ आर से। तो सेंटर पे जो एंगल परफॉर्म कर रहा है, आर्क चाहिए, लेकिन यहाँ साइड्स हैं रेक्टेंगल की, लेकिन मुझे आर्क चाहिए अपॉन रेडियस, उस आर्क की रेडियस चाहिए। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये सर्किल लिया मैंने और इस सर्किल को सिमेट्रिकली इस तरीके से प्लेस किया कि ये दो साइडें टच करें एंड देन इस तरीके से, हाँ ये जरूरी नहीं है कि ये आपके टच ही करानी है, ओके ये कुछ इस तरीके से भी ले सकता हूं मैं, रेडियस छोटी कर सकते हैं, और मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा, हमारा आंसर फिर भी वही आएगा अगर हम इसको पूरा फुल भी कर दें। तो देन देखिए अब आपके पास पी क्यू साइड ये एंगल मान लीजिए कि कोई θ1 परफॉर्म कर रहा है, एंगल θ1 कहां पर, इस सेंटर ओ पर, तो उतना ही सेम एंगल इस सर्किल का ये आर्क भी परफॉर्म कर θ1 यहाँ सेंटर पर। ऐसे साइड आर क्यू लें अगर आप, तो ये कोई एंगल यहाँ मान लीजिए कि θ2 परफॉर्म कर रहा एट द सेंटर ऑफ इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के, वही सेम एंगल परफॉर्म किया जा रहा है इस आर्क के द्वारा भी एट दिस सेंटर, ये भी θ2 है। इन द सेम वे आप इन दो पार्ट के लिए कह सकते हैं कि ये एंगल जितना ही परफॉर्म कर रही है साइड आर एस इस रेक्टेंगल की, उतना ही ये आर्क भी परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। ऐसे इसके लिए इट मीन्स मैं कैलकुलेट रेक्टेंगल के लिए ना कर करके इस सर्किल के लिए कर लू कैलकुलेट, तो सर्किल भी उतना ही एंगल परफॉर्म कर रहा है एट द सेंटर और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम भी सेम ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे लिए इजीनेस क्या होगी, एंगल सेम ही है, इस सर्किल की मैं रेडियस डिसाइड कर सकता हूं, मान लीजिए कि ये आर है, ओके ये मैंने आर डिसाइड कर दी, ये भी कहें आर ही है, कहीं भी ले लो सर्किल की रेडियस आर ही रहेगी, ये आर ही है हर जगह। तो बस सरकमफ्रेंस ही जो है इसकी टोटल सरकमफ्रेंस जो एंगल यहाँ परफॉर्म कर रहा है एट द सेंटर ओ, उतना ही एंगल ये रेक्टेंगुलर फ्रेम भी एट द सेंटर परफॉर्म कर रहा है। तो बस अब आपके पास 2 पाई आर जो है सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल की है एंड देन रेडियस आर है, तो थीटा विल कम्स आउट 2 पाई। आई थिंक अब और क्लियर हुआ होगा। तो इससे हम एक फाइनल जो है कंक्लूजन पे पहुंचने जा रहे हैं, धीरे धीरे उस कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे कि क्या सभी स्ट्रक्चर्स सेंटर पर ये 2 पाई एंगल परफॉर्म करती है या कुछ अदर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्बिट्री फ्रेम एट एनी पॉइंट ओ। इस आर्बिट्री फ्रेम, कोई भी शेप का एक फ्रेम ले लिया आपने और इसके कारण जो है कोई एक पॉइंट इसके इनसाइड लिया आपने, ये ओ, यहाँ कितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। अगेन हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, घिसा पिटा एक, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंगल एट द सेंटर। तो आर्क तो ये पूरा है, इसके छोटे छोटे पार्ट कर लो, ये आर्क, ये 1 2 एक आर्क हो गया, 2 से लेकर के ये 3 तक, 3 से ये 4 तक, 4 से 5 तक एंड देन 5 to 1, ये है आपका आर्क, क्योंकि यहाँ टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, अपॉन रेडियस। अब यह प्रॉब्लम कि इस आर्क की ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं 1 एंड 2, रेडियस कौन सी ली जाए, ये या यहाँ से मिलाया जाए इसको। अगेन 2 से 3 के लिए भी यही है, एक्सट्रीम पोजीशन तो ये है 3 और स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए कि O2 है ये। तो देन कौन सी डिस्टेंस को जो है आप एज ए रेडियस यहाँ फीड करना चाहेंगे, ये आप करेंगे कि आपने कोई एक सर्किल लिया और उठा करके इस लोकेशन पे सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया। सिमेट्रिकली इन द सेंस कि इस सर्किल का सेंटर और जो ये पॉइंट ओ गिवन है ये मैचिंग में होने चाहिए। सर्किल का सेंटर पॉइंट ओ से मैचिंग में होगा तब ये सिमेट्रिकली प्लेस किया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आर्क जो भी है या इस आर्बिट्री फ्रेम का ये पार्ट 1 2 जो एंगल आपका इस पॉइंट ओ पर सबटेंड कर रहा है वो ही ये आर्क भी सबटेंड कर रहा है। इसी वे में 2 से 3 तक का ये आर्बिट्री शेप का पार्ट
जितना एंगल इस ऊपर परफॉर्म कर रहा है, ये पार्ट भी जो है आपका उतना ही एंगल यहाँ परफॉर्म करेगा ऊपर। और ये बात मैं आगे कह सकता हूँ 3 से 4 तक का ये पार्ट जितना एंगल यहाँ परफॉर्म कर रहा है, ये मान लीजिए ये उतना ही ये आर्क लेंथ भी जो है आपकी सर्किल की परफॉर्म कर रही है एंगल। 4 to 5 के लिए भी यही कंडीशन है सेम, जो भी ये आपका एंगल यहाँ परफॉर्म हो रहा उतना ही ये आर्क जो है इस सर्किल का परफॉर्म कर रहा है एंगल एट द सेंटर ओ। एंड देन फाइनली 5 to 1 भी वही एंगल यहाँ आपका सेंटर ओ पर परफॉर्म कर रहा है जितना कि इस सर्किल का ये वाला आर्क परफॉर्म कर रहा है। तो बेस्ट यही है मेरे लिए ऑप्शन कि इस सर्किल के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है वही आपका ये आर्बिट्री शेप फॉर्म करेगी। तो ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगल, तो वो तो पूरी कंप्लीट सरकमफ्रेंस है। तो अगर इसकी रेडियस मैं कैपिटल आर मान लूं, देन सरकमफ्रेंस जो है सर्कुलर पाथ की हो गई 2 पाई आर, एंड देन रेडियस आर है ये आर से आपने आर को कैंसिल आउट किया तो अगेन 2 पाई। एक कंक्लूजन यहाँ से आपका निकल करके आता है क्या कि शेप, एनी शेप, और ये कह सकते हैं आर्बिट्री शेप, हाँ वो रेगुलर भी हो सकती है आर्बिट्री भी हो सकती है, एनी शेप या आर्बिट्री शेप ऑलवेज परफॉर्म्स एंगल ऑफ 2 पाई एट एनी पॉइंट, ध्यान रखना मैं ये लिख रहा हूं एनी पॉइंट एनक्लोज्ड बाय दैट शेप। शेप कैसी भी हो, वो स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, किसी भी शेप की हो, और पॉइंट इनसाइड आप कहीं ले लो। मान लो कि आपने ये शेप ले ली एक ट्राइंगल की, तो ये पॉइंट चाहिए यहाँ भी लो, आप यहाँ लें, आप यहाँ लें, आप मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है, तो आप कोई भी शेप लें और पॉइंट कहीं भी ले इनसाइड, हर जगह 2 पाई ही आएगा, क्योंकि आप उस लोकेशन पे ये एक सर्किल जैसे कि यहाँ फॉर्म किया ऐसे सर्किल बनाएंगे, एंड देन आप देखेंगे कि कितना एंगल फॉर्म। आप घर पर जो है थियोरेटिकली करके देखें, कहीं भी पॉइंट लें, ईच एंड एवरी टाइम आपको एंगल 2 पाई रेडियन ही अवेलेबल होगा। फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय बिलो फिगर एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर। ओके, तो दिस हेमिस्फीयर का जो सेंटर है वो अज्यूम कर लेते हैं हम कि 8 पॉइंट ओ पर है। तो देन सॉलिड एंगल आपका ये कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर की यहाँ कितना सबटेंड करेगी 8 पॉइंट ओ और सेंटर ऑफ द दिस हेमिस्फीयर, वो आपको कैलकुलेट आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल का? सॉलिड एंगल इक्वल्स टू सरफेस परफॉर्मिंग सॉलिड एंगल, सरफेस में सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया जो है आपका सॉलिड एंगल बना रही है वो अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका स्क्वायर। ध्यान रखना कि स्क्वायर है इसका। यहाँ कौन सरफेस परफॉर्म कर रही है? ये हाफ ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, ये सॉलिड एंगल बना रही है एट पॉइंट ओ। तो इट मीन्स कंप्लीट सरफेस माने स्फीयर का, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है, यह रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर है आर। तो इसका हाफ करेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर की सरफेस कंसीडर करनी अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो इट मीन्स आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 2 जा 4, तो दिस विल बी 2 पाई स्टेरेडियन। अब क्लियर है? This will be the angle performed by this hemisphere at its center. Okay. Now we are going to calculate solid angle by this solid sphere, जो कि 3/4 part of a solid sphere है at its center. Let it is a O. Okay. अब आपको इस 3/4 of a sphere के कारण इसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल परफॉर्म होगा ये आपको ओके दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 2D में नहीं 3D में है, ये स्फीयर है। तो अगेन फॉर्मूला तो वही वर्क करेगा हमारा, सॉलिड एंगल सरफेस परफॉर्मिंग सॉलिड एंगल कहाँ? इसके सेंटर ऊपर, एंड देन रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। कंसीडर कर लेते हैं इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो देन सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो देन इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 3/4 पोर्शन इसका जो है यहाँ ओनली एंगल परफॉर्म कर रहा है, जो कि टोटल स्फीयर का है 3/4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन रेडियस का स्क्वायर ऑफ दिस स्फीयर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ,
तो दिस टाइम दिस कम्स आउट 3 पाई स्टेरेडियन। ओके, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक स्फीयर जिसकी की रेडियस 3√3 मीटर है, इसकी सरफेस पर आपने कैपिटल आर रेडियस के 4 सर्कल्स कंसीडर किए हैं, जिनकी हर एक की रेडियस 1.5 मीटर है। तो देन ये सभी मिलकर इस स्फीयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ओके, अज्यूम कर लिया हमने कि सेंटर जो इस स्फीयर का है वो O है। तो देन आप जानते ही हैं सॉलिड एंगल का जो एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू सरफेस एरिया परफॉर्मिंग सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आपका कितना इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक का, मीन्स 4 टाइम्स पाई आर कैपिटल स्क्वायर। ओके, अपॉन रेडियस जो आपको स्फीयर की गिवन है वो 3√3, इसका स्क्वायर हो गया। देन 4 पाई आर की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर, इसका स्क्वायर अपॉन 3√3, इट मीन्स दिस विल बी 27। तो 2.25 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई अपॉन 27, 2.25 मल्टीप्लाई 4 विल बिकम 9, 9 डिवाइड बाई 27, इट मीन्स ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। तो इट मीन्स दिस कम्स आउट 5/3 स्टेरेडियन। ओके, so this will be the answer. Find solid angle subtended by below figure at its center. Okay, let us assume the center is O. Then this figure के कारण कितना सॉलिड एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस फिगर की टोटल सरफेसेज है 8, तो 6 तो ये है 1, ये बैक में 2, ये 3 फ्रंट, और 4 ये बैक साइड में है ये वाली। देन 5th एंड 6th फेस ये है यहाँ बैक साइड में जो शो नहीं हो रहा है। 7th ये टॉप, एंड दिस इज ब्लू कलर में ये 8। ये टोटल 8 फेसेस हैं जो कि आपका यहाँ एंगल सबटेंड करेंगे सॉलिड एंगल। मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इनके ये आउटर फेस, ये फेस की जो आपके लाइनिंग है इनको यहाँ पर मिलाना सेंटर ऊपर। मीन्स जो ये सरकमफ्रेंस है या पेरिफेरी आप कह सकते हैं, ये जो है पॉइंट्स आपको सभी यहाँ ऊपर ला करके मिलाने होंगे। देन वो सॉलिड एंगल कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना। अब ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको यहाँ मिलाने लगे, फॉर एग्जांपल ये फेस जो हमारे सामने फ्रंट साइड का है, इसके अगर आप इन पॉइंट्स को पेरिफेरी के रेक्टेंगुलर शेप का जो दिखाई दे रहा है अगर आप यहाँ मिलाने लगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कितना एंगल परफॉर्म कर। हाँ, इक्वल होंगे सभी फेस के द्वारा एंगल, कितने होंगे वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में 2D में कोई अगर स्ट्रक्चर थी तो देन हमने एक सर्किल उसके सेंटर पे सिमेट्रिकली प्लेस किया था, तो यहाँ भी हम इसी तरीके से सिमेट्रिकली एक स्फीयर इस स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस करेंगे, एंड देन जो एंगल वो स्फीयर इस सेंटर O पर परफॉर्म करेगा वही सेम एंगल ये स्ट्रक्चर जो गिवन है ये ऊपर परफॉर्म करेगी। नाउ वी हैव प्लेस्ड दिस स्फीयर well within the given structure of a radius capital R. ओके, ये हमने प्लेस कर दिया। अब ये आउटर गिवन स्ट्रक्चर जितना एंगल इस सेंटर O पे परफॉर्म करेगा सेम एंगल ये स्फीयर भी जो कि इनसाइड दिस गिवन स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये सेंटर ऊपर परफॉर्म करेगा। तो बेटर है हम आउटर साइड की जो इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर देते हैं, एंड देन जो इनर साइड इसके स्फीयर है उसको कंसीडर कर लेते हैं। देन सरफेस एरिया परफॉर्मिंग सॉलिड एंगल एट O अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा स्फीयर ही इस सेंटर पर सॉलिड एंगल परफॉर्म कर रहा था। देन surface area of this sphere will be 4 pi capital R square upon radius of a sphere is R square. So then this comes out 4 pi स्टेरेडियन। तो इसी तरीके से आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को लें और उसके इनसाइड एक किसी भी लोकेशन पर स्फीयर अगर आप प्लेस कर दें तो देन वो ऑब्जेक्ट या वो स्फीयर सेंटर पर या उस गिवन पॉइंट पर सेम ही सॉलिड एंगल परफॉर्म करेंगे और वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन अगर वो सरफेस जो गिवन है वो क्लोज सरफेस है। इफ ए गिवन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस देन
that surface always perform an angle of a 4 pi steradian at any point inside that shape. Means अगर ये किसी भी तरीके की 3D है शेप ये, तो देन पॉइंट आप यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी लें, पॉइंट P, Q और R आप कहीं भी लें, लेकिन ऑब्जेक्ट ये 3D में है। यहाँ आपको 2D में फील हो रहा है बट नहीं, ये 3D में ऑब्जेक्ट है। तो देन कहीं भी आपका P, Q, R पॉइंट कहीं भी एट रैंडम ले, लेकिन इनसाइड दिस 3D ऑब्जेक्ट ले, तो देन वहां ऑलवेज जो सबटेंडेड एंगल होगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा। कंसीडर दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और इनको जो है फॉलोइंग कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। ए कैटेगरी के अंडर बी, सी और डी ये कैटेगरीज दी हैं कि फंडामेंटल स्केलर है, बेस एंड वेक्टर। बेस का मतलब यहाँ फंडामेंटल से है, फंडामेंटल और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं जो आपको ऊपर गिवन है। ड्राइव्ड एंड स्केलर आपकी इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, एंड ड्राइव्ड एंड वेक्टर कैटेगरी के अंडर कौन सी आएंगी। तो ये आपको इन 4 कैटेगरीज में इन गिवन क्वांटिटीज को सब डिवाइड करना है। ओके, तो हमने यही किया कि इन सभी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हमने यहाँ आपका एक टेबल फॉर्मेट में लिख लिया। अब आपका स्केलर, वेक्टर, बेस और ड्राइव्ड इनके अंडर हम इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट करते हैं। स्केलर के अंडर देखते हैं पहले कौन कौन सी ये फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर है, यस ओके कर दिया। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम जो है वो स्केलर है, यस ओके। स्पीड भी स्केलर है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो नाउ जो आपकी स्केलर है उनके रेस्ट कितनी होंगी, जो भी बची हैं वो सब वेक्टर होंगी। इट मीन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी, then velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, and then final torque will be the vector quantity. Now a fundamental और derived में इन्हीं सभी quantities को आप डिवाइड करिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट, यस we know that the length is a fundamental या base quantity है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी जैसी है, ठीक। तो this means displacement is a base quantity. मास अगेन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताई थी वे आपकी बेस क्वांटिटी हैं, तो उन सबको आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। तो टाइम इज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, स्पीड नहीं है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन नहीं, वो 7 क्वांटिटी मेमोराइज कीजिए, ये सब कोई नहीं है। तो रेस्ट जितनी है बेस क्वांटिटी है उसके रिमेनिंग जो बची है वो सब आपकी ड्राइव्ड के कैटेगरी में आएंगी। Means a force is a derived physical quantity, speed is a derived physical quantity, velocity is a derived physical quantity, acceleration is a derived physical quantity, pressure is a derived, work and a torque, ये सब derived physical quantity। अब देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो, एक बार और चेक कर लीजिए कि जो ड्राइव्ड में है वो आपकी बेस में ना हो और जो बेस में है वो ड्राइव्ड में ना दिखाई दे। तो ये इसके सामने नहीं है, ये भी नहीं, बाकी ये है। ओके, अब आप अपनी इन कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कीजिए। बेस एंड स्केलर जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही होगी वो कैटेगरी ए में आएगी। ओके, बेस एंड स्केलर ये दो फुलफिल कर रही है, तो इट मींस दिस इज कैटेगरी ए में जो है आपका मास आएगा। ओके, बेस एंड स्केलर टाइम भी इसी कैटेगरी के अंडर होगा। देन बेस एंड स्केलर करंट भी इसी कैटेगरी के अंडर आ रहा है, अब आगे है ही नहीं। तो देन बेस एंड वेक्टर, अगेन बेस आपकी 3 तो ए कैटेगरी में चला गया, एक बचा कौन है, बेस एंड वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ओनली बी कैटेगरी का है, बाकी बेस क्वांटिटी 4 थी, 4 थी, या 4 की 4 ये आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई। देन आते हैं ड्राइव्ड एंड स्केलर। ओके, ड्राइव्ड स्केलर नहीं है, ये ड्राइव्ड ये स्केलर भी है, तो इट मींस स्पीड इज द कैटेगरी सी के अंडर आएगा। देन ड्राइव्ड एंड स्केलर, ड्राइव्ड ये वेक्टर है, ड्राइव्ड वेक्टर, ड्राइव्ड स्केलर। ओके, तो दिस इज अंडर कैटेगरी सी, ड्राइव्ड स्केलर, दिस इज अंडर कैटेगरी सी। देन अब आपके 4th कैटेगरी है ड्राइव्ड एंड वेक्टर, तो ड्राइव्ड एंड वेक्टर, तो ओके दिस इज अंडर कैटेगरी डी, ड्राइव्ड and a vector, derived and a vector, this is under category D, derived and a vector, this is under category D, derived a vector, this is under category D। ओके, इस वे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।